हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SKL कंपटीशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक नई क्लास के साथ आज की क्लास रहेगी मुग़ल साम्राज्य। सबसे पहले बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास फाइनली आपको मिलती रहेगी। टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलेगी। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर सिलेबस मिलता जुलता है तो मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन 110% आने की मैं उम्मीद करता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि 110% आना ही आना है अगर सिलेबस मिलता है तो, क्योंकि मैं टॉप क्वेश्चन लेके हर क्लास में आता हूं। तो क्लास के साथ एंड तक बने रहिए। इनमें मेरा क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में डालना होता है। आता है आपको या नहीं आता है, ठीक है। मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई प्रेशर नहीं, कोई जोर जवाब नहीं। बाय बाय। तो चलते हैं क्लास के साथ। आज बताएंगे बाबर के बारे में। मुगल साम्राज्य बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 1483 में हुआ। पिता का नाम अमर शेख था और अमर शेख मिर्जा जो कि फरगामा नामक शासक के छोटे राज्य के जो है एक शासक थे। फरगामा नामक छोटे राज्य के एक शासक थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो जहारुद्दीन बाबर था, ये जो है 8 जून 1494 में जो है गद्दी पर बैठा और इससे जो भी इनफैक्ट बन रहे हैं मोटे मोटे पॉइंटों में वो आपको बताऊंगा। ज़्यादा क्लास लेंथी नहीं होगी और जो क्लास होगी वो मोस्ट क्लास होगी। क्लास छोड़ के मत जाइए, स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए तो क्लास के साथ बने रहिए। मुगल वंश का संस्थापक हो गया जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। अब बात करते हैं फादर इसके कौन थे? अमर शेख मिर्जा फरगामा नामक शासक के राज्य के फरगामा नामक छोटे राज्य के शासक थे। फरगामा नामक छोटे राज्य के शासक थे। इनके बाबर के जो पिता थे अमर शेख मिर्जा, ठीक है। अब बात करते हैं जो बाबर था बाबर बी कीपिंग आ गई, एक मिनट। बाबर जो फरगामा की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा गद्दी पे। जो शासन इन्होंने एक्टिव कर दिया 1494 में शासन एक्टिव कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं 1507 में बाबर ने जो है 1507 में क्या किया? बादशाह की उपाधि जो है बाबर ने धारण कर ली। उपाधि धारण की बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जो कि बादशाह के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अब पॉइंट रहेगा बाबर के पुत्र कितने थे? बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और लिखता चलता हूं
बाबर के पुत्र कामरान अस्करी हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं 4 पुत्र थे बाबर के। बाबर ने क्या कहा था? बाबर ने ये अपने पुत्रों से कहा था, सभी लोग एक पारिवारिक व्यव्य बनाकर रहना। बाबर ने मोटे मोटे शब्दों में कहा था अपने बेटों से कि सभी लोग एक साथ रहना, मोटे वर्डों में सभी लोग एक साथ रहना, बिरा फुटी मत होना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, बाबर जो था यूसुफ जाति का विरोधी था, यूसुफ जाति का विरोधी था। बाबर जो था यूसुफ जाति का विरोधी था, यूसुफ जाति से बहुत ज़्यादा घृणा करता था और उससे विरोध करता रहता था, ठीक है। अब बात करते हैं मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा अली और मुस्तफ़ा जो थे ये बाबर के 2 निशानेबाज थे। बाबर के निशानेबाज। मुस्तफ़ा अली और मुस्तफ़ा, ये 2 बाबर के मुख्य निशानेबाज थे। मुस्तफ़ा अली और मुस्तफ़ा बाबर के मुख्य निशानेबाज थे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बाबर ने भारत में 5 बार जो है आक्रमण किया भारत पे, और पहला जो आक्रमण किया वो 1519 में। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पे जो है 5 बार आक्रमण किया। 1519 में बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया और 1519 में जो है अपना एक अभियान चलाया, जो कि प्रथम अभियान था, फर्स्ट अभियान, जो कि ये भारत के ऊपर चलाया फर्स्ट अभियान, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं बाबर का जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, वो तुगलमा युद्ध एवं तोप खाने का प्रयोग किया बाबर ने। तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने, ठीक है। अब बात करते हैं बाबर द्वारा मेन युद्ध कौन कौन से लड़े गए। मुख्य युद्ध बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए। सबसे पहले तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया, जो कि 21 अप्रैल पानीपत का युद्ध, ठीक है। ये 21 अप्रैल को पानीपत का युद्ध जो है लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ
इब्राहिम लोदी वीएस बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय, जिसमें बाबर की विजय हो गई और बाबर जीत गया। धुरंधर था, बॉडी बिल्डर था, तो जीतेगा तो वही है। जाओगे कहाँ भाग के। दूसरा युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध जो लड़ा था 17 मार्च में जो है 1527 में, 17 मार्च और 1527 में जो है इसका खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा के बीच में युद्ध छिड़ा। राणा सांगा के बीच में वीएस बाबर, जिसमें भी बाबर की जीत हो गई और बाबर जीत गया। जीतेगा तो ही है, बॉडी बिल्डर है। 3 पे आते हैं। तीसरा युद्ध कौन सा था? चंदेली का युद्ध। चंदेली का युद्ध 29 जनवरी 1528 में। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया ये 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया। मेदिनी राय बाबर, और वो हार गए मेदिनी राय, और उनको जो है मैदान छोड़कर भागना पड़ा और बाबर जीत गया, फिर जीत गया। चार नंबर पे कौन सा युद्ध इन्होंने लड़ा है? घाघरा का युद्ध। 6 मई जो है 1529 ईस्वी में लड़ा है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में। 6 मई 1529 में घाघरा का प्रथम युद्ध लड़ा उन्होंने, जो कि अफगानों के बीच में लड़ा है। अफगानों वीएस बाबर। अफगानों के बीच में यो घाघरा का युद्ध लड़ा है, और उसके बाद क्या हुआ कि बाबर की विजयी हो गई। बाबर फिर जीत गया। समझ रहे हो कितना बलवान था? खाओ, बॉडी बनाओ, 6 पैक। चलिए अब बात करते हैं 5 नंबर पे। ये आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल था, 1 मिनट, इन्वर्टर डाउन हो रहा है। ठीक है, ये इतने युद्ध मैंने बता दिया। ठीक है, जो मेन युद्ध हैं वो मैंने बता दिया, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का जो है मोस्ट पॉइंट है, नोट करते रहिएगा। इब्राहिम लोदी जो था वो मध्यकाल का प्रथम शासक था, जो कि युद्धकाल में मारा गया। जो युद्धकाल में मारा गया। सबसे ज़्यादा पूछता है इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो मारा गया, कहाँ, ये पूछ सकता है। और पूछ सकता है मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाबर। बाबर की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई?
वो आगरा में हुई। जो आगरा गया था बाबर और वहाँ पे बीमार हो गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। करीबन 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, डेथ आगरा, डेथ उसकी आगरा में हुई। ठीक है, और उसकी बॉडी को जो है आगरा में ही दफनाया गया। उसकी बॉडी को आगरा में ही दफना दिया गया। ठीक है, लेकिन बाबर की वाइफ ने क्या किया, उस बॉडी को निकलवा करके उसको काबुल में दफनाया फिर से। बाबर की वाइफ ने जो है बॉडी को निकलवा करके उसको दोबारा से काबुल में दफनाया। बॉडी को निकलवाकर उसको काबुल में दफनाया। ठीक है, करीबन 48 वर्ष की जो है 48 के साल में जो है उसकी मृत्यु हुई थी। अगर पूछता है बाबर की मृत्यु कितने वर्ष का था जो है तब उसकी मृत्यु हुई थी, तो 48 साल का था तब उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर के 2-3 पॉइंट बचे हैं जो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बाबर की मुख्य भाषा जो थी वो तुर्की थी, और बाबर द्वारा अखिल भारतीय जो है परियोजनाओं का गठन जो किया गया वो उसके ही थ्रू किया गया। ठीक है, और बाबर की जो मृत्यु हुई थी आगरा में, वहाँ जो दफनाया गया था उस जगह का नाम था आराम बाग। ठीक है, आप फाइनली आराम से याद कर सकते हैं। आराम बाग में बाबर की मृत्यु होने के बाद उसको दफना दिया गया था, जहाँ से उसकी वाइफ ने उसको फिर से बॉडी को निकाल लिया था और अपने वहाँ ले जा कर के काबुल में दफना दिया था। ठीक, अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की, जो कि इनसे भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन फंसते हैं, इनके बारे में बताएंगे। शेरशाह सूरी 1540 और 1545 के बीच में इनका जो है युद्ध स्तर जो भी रहा है। 1540 AD टू 1545 AD तक जो है इनका सिस्टमेटिक ढंग से जो है इनका वर्तमान काल रहा है, और चलते रहे हैं। इसमें लड़ाई जो भी लड़ी इन्होंने, जो भी प्रोग्रेस किया वो इसके बीच में किया ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्णगामी कहा जाता था। मोस्ट पॉइंट है, शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्णगामी कहा जाता था। ठीक है, शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्णगामी कहा जाता था। ये जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए डायरी बना के। ठीक है, अगर किसी कंपटीशन को बीट करना है तो। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अकबर परियोजनाओं को इजिस्ट इज लागू करता था। ठीक है, इजिस्ट इज लागू करता था। वो जो शेरशाह सूरी जो था अकबर योजनाओं को इजिस्ट इज लागू करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया कि शेरशाह सूरी को नीतियों का
शेर शाह सूरी को नीतियों का शेर शाह सूरी को नीतियों का क्या कर दिया, साम्राज्य निर्माण बना दिया। एक साम्राज्य निर्माण बना दिया और स्थापित्व लागू कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो शेर शाह सूरी थे वो कम से कम 1200 से ज़्यादा सराय बनाई कम से कम 1200 से ज़्यादा सराय बनाई शेर शाह सूरी ने। और क्या किया, जीटी रोड डाक प्रथा का जो है शेर शाह सूरी ने इसको आकलन कर दिया। उन्हीं के जो है स्थापित्व के कारण जो है डाक प्रथा प्रणाली और जीटी रोड का प्रचलन हुआ। डाक प्रथा प्रणाली का शुभारंभ, डाक प्रथा प्रणाली का जो है शुभारंभ शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। और जीटी रोड ग्रांड ट्रक रोड, ठीक है, इसकी जो प्रणाली शुरू हुई, ये शेर शाह सूरी के तहत जो है प्रणाली इसकी शुरू हुई, शुभारंभ इसका स्टार्ट हुआ शेर शाह सूरी के कार्यकाल में। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी का सेकंड अफगामी शासक। शेर शाह सूरी जो था उसका सेकंड अफगामी शासक क्या था कि किसी उच्च पद को क्रिएट करना, कोई ताकतवर ना होने पाए, ठीक है, ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट करना। इसकी कुछ नीतियां थी जो मैं इसमें नोट डाउन कर रहा हूं, आप भी नोट करते रहिए। नंबर 1 है, सबसे पहले तो लोधी वंश से सीख ली। लोधी वंश से सीख ली, ठीक है, लोधी वंश से सीख ली। फिर क्या किया इन्होंने, अफगानी बस्तियां बसाई, अफगानी बस्तियां बसाई, अफगानी बस्तियां बसाई। नंबर 3 में क्या किया, साथी सरदारों से जो है स्थिरता रखी। साथी सरदारों से स्थिरता रखी। ठीक है। नंबर 4 पे, कोई शक्तिशाली ना होने पाए। और क्या किया कि ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट देने में ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट देने में ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट देने में। और क्या किया, शासक जो था इसका एक्टिव रहता था 24/7, यानी कि 24/7, यानी कि 24 घंटे जो है इसका शासन जो था वो एक्टिव रहता था, हर समय तैनात एकदम रहता था। शासक जो इसका था
एक्टिव, 24 घंटे जो है ये शासन हर टाइम जो है अपना एक्टिव रखता था, कोई किसी चीज़ का लफड़ा झंझटबाज नहीं है हर समय, ठीक है। वर्क क्या रहता था, शेर शाह सूरी को मध्यकालीन भारत का साम्राज्य निर्माता कहा जाता था, ठीक है। शेर शाह सूरी को भारत का साम्राज्य निर्माता कहा जाता था, मध्यकालीन भारत का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इधर थोड़ा मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये अकबर का पूर्णगामी कहा गया, मैंने सबसे पहले बता दिया। शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्णगामी कहा गया। अब इधर बात करते हैं राजस्व सुधार। राजस्व सुधार, अब बात करते हैं राजस्व सुधार की। राजस्व सुधार में क्या था, राज्य के स्वामित्व के लिए सबसे पहले तो एक नंबर ये, राज्य के स्वामित्व के लिए, राज्य के स्वामित्व के लिए जो है सबसे पहले राजस्व सुधार ये रखता था शेर शाह सूरी, ठीक है। किसान क्या करता था, किसान को खुश करना, ठीक है। एक तो ये इसकी नीतियां थी, किसान को खुश करना, और दूसरी नीति थी क्या थी, गनगाने ढंग से वसूली करना, मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से वसूली करना। मनमाने ढंग से वसूली करना, मनमाने ढंग से वसूल लेता था, ठीक है। किसानों को भी खुश रखता था। फिर क्या करता था, राजस्व रैन पड़ी भी बनाता था, राजस्व रैनवड़ी ये भी रखता था। अब क्या करता था, पट्टा, अब बात करते हैं पट्टे की, ठीक है। किसानों को उस टाइप से भूमि दी गई पट्टे के अनुसार कि किसानों से जो कर्ज वसूला जाए वो किस टाइप से वसूला जाए, कितनी भूमि जो है पट्टे के अनुसार किसानों को प्रोवाइड की गई और कितना उसको टैक्स भरना पड़ेगा, उसी के हिसाब से टैक्स दिया जाता था पट्टा के अनुसार। जिस हिसाब से पट्टा दिया जाता था ज़मीन के अनुसार, उसी हिसाब से उसको टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। इसमें हम मोटे पॉइंटों में लिखे देते हैं, किसानों को सरकार पट्टे पर जमीन देती थी, ठीक है। उसके बाद क्या करती थी, किसानों की वसूली, किसानों की वसूली उसी पट्टे के अकॉर्डिंग की जाती थी। ज़्यादा नहीं लिखूंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इतना मैं ज़रूर इस पर पॉइंट डाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं काबूलियत पत्र। काबूलियत पत्र, ठीक है। काबूलियत पत्र का सिस्टम ये होता है, जिस टाइप से प्रेजेंट में स्टाम्प काम कर रहा है उसी टाइप से काबूलियत एक पत्र दिया जाता था शेर शाह सूरी के टाइम, जिसमें क्या दिखाया जाता था, इसके माध्यम से स्वीकार किया जाता था। काबूलियत पत्र के माध्यम से किसानों को जमीन की
स्वीकारी की जाती थी। ठीक है, काबुलियत पत्र के अनुसार किसानों की ज़मीन की स्वीकारी की जाती थी। इसमें लिख दिया जाता था स्टाम्प की वजह से। आप लोग स्टाम्प जानते हैं किस तरह से काम करता था, उस हिसाब से काबुलियत पत्र भी काम करता था। ठीक है, अब इसमें आते हैं प्रशासनिक सुधार क्या रहे हैं। प्रशासनिक सुधार इसके क्या रहे थे? प्रशासनिक सुधार ये रहे थे 5 वर्षों से मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत 5 वर्षों से मध्यकालीन भारत जो था, शासन में शेर शाह सूरी जो है शेर शाह सूरी को दिल्ली के महान स्वरूप दिया गया था। दिल्ली का महान स्वरूप दिया गया। ठीक है, दिल्ली का महान स्वरूप दे दिया गया था शासन में। अब उसके बाद क्या करते हैं, शासन व्यवस्था क्या रखी इन्होंने। शासन किस टाइप से इनका काम का था, अत्यंत केंद्रीकृत इनका शासन रहता था। अत्यंत केंद्रीकृत इनका शासन एक्टिव लागू रहता था। उसका क्या होता है, पूर्ण शक्तिशाली शेर शाह सूरी के शासन में जो है पास दी जाती थी। ठीक है, जिसे हम पास दिया जाता था, उसको पूर्ण शक्तिशाली शेर शाह सूरी जो थे उनको एक पास दिया जाता था, जो कि पूर्ण शक्तिशाली का स्वरूप दिया जाता था, और उसको पास के थ्रू उसको एक अकॉर्डिंग मिल जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं सैनिक सुधार। सैनिक सुधार क्या रहे थे इनके, शेर शाह सूरी के अलाउद्दीन खिलजी जो था उनकी नीतियों से प्रभावित लागू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी को उनकी नीतियों को लागू किया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को उनकी नीतियों को लागू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुद्रा प्रणाली चालू हुई। मुद्रा प्रणाली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुद्रा प्रणाली। उसके बाद जो है मुद्रा प्रणाली चालू हुई। उसमें क्या हुआ, 178 ग्राम का जो है चांदी का रुपया चलाया गया। चांदी का रुपया 178 ग्राम का जो है चांदी का रुपया चलाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 380 ग्राम का 380 ग्राम का क्या चलाया गया, तांबे के दाम का रुपया चलाया गया। तांबे के दाम का जो रुपया 380 ग्राम का तांबे का दाम का रुपया चलाया गया।
दाम का रुपया, तांबे के दाम का रुपया 380 ग्राम का चलाया गया। अब इसमें क्या है कि जो रेशियो रहा है इसका, दाम और रुपया का अनुपात जो रहा है 1:6:4 रहा है। अनुपात रुपया अनुपात दाम, इसका जो रहा है तो 1:6:4 रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लास आज की एंड हो गई यहीं तक। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो अगली वीडियो में आपको मिलेगी। एक बार फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दीजिए ना, किया? कह दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है भाई। और लास्ट का क्वेश्चन ये रहेगा मेरा, हिस्ट्री, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का स्थापित जो था किस सन में जो है इसका स्थापित्व लागू हुआ था, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।